हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आप लोग को कंपनी लॉ पढ़ा रही थी, या फिर कहें कंपनी लॉ एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में कंपनी लॉ के नाम से है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में कंपनी लॉ एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस के नाम से आप लोग की ये बुक चलती है। वो आप लोग को मैं पढ़ा रही थी। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था इसमें कि कंपनी का गठन किस तरह से किया जाता है। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी काफ़ी अच्छे से मैंने उसमें समझाया, प्रोमोटर्स के बारे में, कंपनी रजिस्ट्रेशन के बारे में। तो वीडियो नहीं देखी है आपने, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पहले वो वीडियो देख लीजिए। काफ़ी अच्छी है, काफ़ी डिटेल मैंने वहाँ पर आपको समझाया हुआ है। आज की वीडियो में उसका हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जो पाशा सीमा नियम है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। चलिए शुरू करते हैं। पाशा सीमा नियम, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, बहुत इंपॉर्टेंट एक आपका प्रपत्र होता है, प्रलेख होता है, डॉक्यूमेंट होता है जो बनाया जाता है कंपनी के जो रजिस्ट्रेशन हम करा रहे होते हैं। सबसे पहले ये चीज़ होती है जिसको हमें तैयार करना ज़रूरी होता है। सबसे पहले समझ लेते हैं पाशा सीमा नियम क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर हो रहा है तो इसमें से एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। डिटेल आपको लॉन्ग में इसका एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा जिसमें पूछा जाता है सीमा नियम क्या है, पाशा सीमा नियम के बारे में बताइए, साथ ही जो उसके वाक्य होते हैं उसको डिटेल में समझाइए। ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में। तो आइए हम समझते हैं कि सीमा नियम क्या होता है। पहले तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, क्लियर हो रहा है कि एक सीमा निर्धारित कर देना, चारों तरफ एक बाउंड्री बना देना एक कंपनी के। सबसे ऊपर क्या हो जाता है, कंपनी अधिनियम होता है, उसके बाद क्या आता है, सीमा नियम, उसके बाद आ जाता है अंतर नियम, फिर बीच में क्या होती है, हमारी कंपनी होती है। तो यहाँ पर कई चीज़ें होती हैं जो कंपनी के लिए एक बाउंड्री की तरह कार्य करती हैं कि इसके अंदर ही कंपनी को कार्य करना है। तो पाशा सीमा नियम जो होता है वो डिसाइड करता है कि कंपनी इसके बाहर कार्य नहीं कर सकती। अब अगर हम इसकी डिफिनेशन की बात करें तो जो प्रोफेसर पामर थे उन्होंने इसकी काफ़ी अच्छी डिफिनेशन दी थी। पाशा सीमा नियम प्रस्तावित कंपनी का महत्वपूर्ण प्रलेख है। ये वे उद्देश्य बताते हैं जिसके लिए कंपनी की स्थापना की गई है। अतः यह कंपनी के विस्तार परिसीमाओं की पहचान कराते हैं जिसके बाहर कंपनी के कार्य नहीं किए जा सकते। यह कंपनी के अधिकारों को परिभाषित भी करते हैं तथा उनकी सीमाएं भी बताते हैं। तो पाशा सीमा नियम क्या हो जाएंगे, कुछ इस तरह का प्रलेख होगा, कुछ ऐसा जो है डॉक्यूमेंट होता है जिसमें ये पता होता है कि कंपनी के उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से कंपनी को बनाया गया है, साथ ही कंपनी की स्थापना किस कार्य को करने के लिए की गई है, कंपनी की सीमाएं क्या क्या है, कहाँ तक कंपनी कार्य करेगी। इस तरह समझिए कंपनी का स्कोप क्या है, उसका कार्य क्षेत्र क्या है, कि क्या क्या चीज़ें वो कर सकती है और क्या वो काम नहीं कर सकती, उसके बारे में जो हमें बताता है वो हो जाता है पाशा सीमा नियम। आगे जब हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे तो ये हमें पता चलेगा ये किस किस चीज़ों के बारे में क्या क्या नियम हमको बताता है। तो ये हो जाएगा पाशा सीमा नियम। तो अभी तक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, जो पाशा सीमा नियम है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि इसका महत्व क्या है, पाशा सीमा नियम का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो इसका जो पहला ही पॉइंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कंपनी का अपरिवर्तनीय चार्टर है। काफ़ी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कंपनी का अपरिवर्तनीय चार्टर कौन सा होता है। शॉर्ट में डायरेक्टली ये क्वेश्चन ही पूछ लेता है आपसे कि कंपनी का अपरिवर्तनीय चार्टर कौन सा होता है। तो आपको यहाँ पर किसके बारे में लिखना होगा, पाशा सीमा नियम के बारे में लिखना होगा। क्यों कहा जाता है इसको अपरिवर्तनीय चार्टर, क्योंकि इसमें किसी भी तरह का चेंज करना इतना आसान नहीं होता है। कभी कभी हमें इसके लिए जो केंद्र सरकार है उसकी अनुमति लेनी पड़ती है, कभी कभी इसमें कुछ चेंज करने के लिए हमें कंपनी लॉ बोर्ड की अनुमति लेनी पड़ती है। तो आगे हम पढ़ेंगे कि इसकी कौन से कॉज के लिए हमें अगर चेंज कर रहे हैं तो हमें किसकी अनुमति लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर इसलिए इसको कहा जाता है कि अपरिवर्तनीय चार्टर है, जिसका उसमें चेंजेस आसानी से, परिवर्तन आसानी से नहीं किए जा सकते हैं। उसको करने के लिए हमें विशेष प्रस्ताव भी पारित करना पड़ सकता है, इसीलिए इसको कंपनी का अपरिवर्तनीय चार्टर माना जाता है। ऐसी व्यवस्था इसलिए की गई है जिससे कि जो भी उसके कंपनी के लेनदार हैं, जो बाहरी व्यक्ति हैं, अंशधारी हैं, उनके हितों की रक्षा हो सके, उनको किसी तरह का कोई नुकसान ना होने पाए। दूसरा हो जाएगा इसका इंपॉर्टेंस कि इसका उद्देश्य वाक्य सदस्यों के जोखिम को प्रकट करता है। तो यहाँ पर जो उद्देश्य वाक्य होगा उसमें ये लिखा होता है कि कंपनी क्या कार्य करेगी, क्या नहीं करेगी, कंपनी किस उद्देश्य से बनाई गई है। तो यहाँ पर उससे ये रहता है कि जो सदस्य होते हैं उनका जोखिम कम हो जाता है, क्योंकि उनको जो है किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले ये पता होता है कि कंपनी क्या कार्य करेगी और कहाँ तक कार्य कर सकती है, जिससे कि उनका वहाँ पर रिस्क कम हो जाता है। फिर आ जाता है कि कार्य की सीमा, ये भी निर्धारित करती है कि कंपनी कौन से कार्य करेगी और उसके भीतर ही कार्य करेगी, बाहर उसके नहीं जा सकती है। तो उसकी चाहे तो एक सीमा बना देता है और साथ ही कुछ ऐसे नियम भी बना देता है जिससे कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं, अंशधारी होते हैं, उनके हितों की रक्षा हो सके। तो इस तरह से इसलिए माना जाएगा कि जो कंपनी का पाशा सीमा नियम होता है वो एक कंपनी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण प्रलेख होता है। तो ये हमने समझ लिया कि पाशा सीमा नियम क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अब हम समझ लेते हैं कि जो पाशा सीमा नियम है, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसकी विषय सामग्री क्या होती है, इसमें कौन कौन से कॉजेज होते हैं
उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें जो कॉज होते हैं तो इसमें मुख्य रूप से 6 वाक्य माने जाएंगे, 6 कॉजेज होते हैं। पहला क्या हो जाता है, कंपनी का नाम वाक्य, नेम कॉज ऑफ द कंपनी। फिर आ जाता है रजिस्टर्ड कार्यालय वाक्य, रजिस्टर्ड ऑफिस कॉज ऑफ द कंपनी, कंपनी के उद्देश्य या उद्देश्य वाक्य, ऑब्जेक्ट्स ऑफ ए कंपनी आर ऑब्जेक्टिव कॉज ऑफ ए कंपनी। उसके बाद आ जाता है सीमित दायित्व संबंधी वाक्य, लिमिटेड लायबिलिटी कॉज। उसके बाद आ जाता है पूंजी वाक्य, कैपिटल कॉज। उसके बाद आ जाता है अभिदान या सहयोजन एवं हस्ताक्षर वाक्य, एसोसिएशन एंड सब्सक्रिप्शन कॉज। तो ये 6 कॉज हो जाते हैं। अब इन वाक्यों को हम डिटेल में समझते हैं कि इनमें क्या चीज़ें कही गई हैं या क्या क्या चीज़ें इनमें इंपॉर्टेंट हैं। तो पहला जो हो जाएगा कंपनी का नाम वाक्य, नेम कॉज ऑफ द कंपनी। नाम किसी का भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसी तरह से कंपनी का नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो इसमें हम ये चीज़ें समझेंगे कि कंपनी किस तरह का नाम रख सकती है। एक चीज़ आपको पहले ही पता है कि प्राइवेट कंपनी है या फिर पब्लिक कंपनी है। प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड जरूर लगा होगा, और अगर पब्लिक कंपनी है तो लिमिटेड शब्द लगा रहता है। तो यहाँ पर जो कंपनी का नाम होता है उसके बारे में कुछ चीज़ें दे रखी हैं कि किसी भी कंपनी का जो नाम रखा जाएगा वो ऐसा नहीं हो सकता जो केंद्र सरकार जिसे सही नहीं मानती है, केंद्र सरकार की दृष्टि में जो अवांछनीय होता है। या इस तरह से समझ लीजिए कि कोई कंपनी ऑलरेडी जो एग्जिस्ट कर रही है उससे बिल्कुल एग्जैक्ट मिलता जुलता नाम आप नहीं रख सकते हैं। दूसरा हो जाएगा नाम जनता को भ्रम या धोखे में डालने वाला ना हो। इस तरह का आप नाम नहीं रख सकते जिससे कि कंपनी जो भी जनता है उससे किसी तरह का कोई भ्रम होता हो या इस तरह से पता चले कि वो कंपनी क्या है, सरकारी कंपनी है। तो इस तरह का आप नाम नहीं रख सकते हैं। इसमें एक चीज़ और भी इम्पोर्टेंट होती है कि बिना जो नियंत्रण अधिकरण जैसे कि रिजर्व बैंक या सेबी है उसके अनुमति के बिना, उससे जो परमिशन लिए बिना आप अपनी कंपनी के नाम के आगे बैंक है, बीमा है, स्टॉक एक्सचेंज है, म्यूचुअल फंड है, निधि है, वेंचर कैपिटल है, एसेट मैनेजमेंट है, ये शब्द प्रयोग नहीं कर सकते अपने अपने कंपनी के नाम के लिए। अगर आपको इन शब्दों का प्रयोग करना है तो उसके लिए क्या होगा, आपको रिजर्व बैंक या फिर सेबी की अनुमति लेनी पड़ती है, उससे परमिशन लेनी पड़ेगी। और साथ ही किसी भी कंपनी का नाम किसी महाद्वीप, किसी देश, किसी प्रांत या किसी शहर के नाम पर भी नहीं रखा जा सकता। जैसे कि एशिया लिमिटेड है, फ्रांस लिमिटेड है, इस तरह के नाम नहीं रखे जा सकते हैं। तो नाम वाक्य जो कंपनी का होता है उसमें ये सारी व्यवस्थाएं होती है। साथ ही ये चीज़ भी रहती है कि कब कंपनी में लिमिटेड शब्द लगा हो, उसके पीछे कब प्राइवेट लिमिटेड हो, तो इसके संबंध में भी जो कंपनी अधिनियम में उसने व्यवस्था करी है कि आवश्यकता होने पर इसको हटाया भी जा सकता है। तो वो लाइसेंस उसके लिए लेना पड़ता है केंद्र सरकार से, तो उसके लिए अलग व्यवस्था होती है। फिर आ जाता है रजिस्टर्ड कार्यालय वाक्य, रजिस्टर्ड ऑफिस कॉज। इसमें क्या रहता है कि कंपनी का जो रजिस्टर्ड कार्यालय है वो कहाँ पर होना चाहिए। जब कंपनी का निगमन किया जाता है तो उस निगमन की तिथि से 30 दिन के अंदर जो होगा प्रत्येक कंपनी को ये निश्चित कर लेना चाहिए कि उसका जो रजिस्टर्ड कार्यालय होता है वो किस स्थान पर होगा, और रजिस्टर्ड कार्यालय का पता रजिस्ट्रार को सूचित कर देना चाहिए। इसमें यह रहता है कि कंपनी के साथ किए जाने वाले जो समस्त व्यवहार होते हैं, जो भी कार्य किए जाते हैं, वो सब रजिस्टर्ड कार्यालय के ही जो रजिस्टर्ड एड्रेस होगा उसका, ऑफिस का, उसके पते पर ही किए जाते हैं। तो वहाँ पर जो है रजिस्ट्रार होता है, जिस भी स्टेट में, जिस भी जगह पर हम जो है अपना रजिस्टर्ड कार्यालय रखना चाहते हैं उसकी सूचना उसको देनी होती है। फिर आ जाता है कंपनी के उद्देश्य या फिर उद्देश्य वाक्य। इसमें रहता है कि कंपनी का क्षेत्र डिसाइड किया जाता है, उसका कार्य क्षेत्र क्या होगा और कहाँ तक वो कार्य करेगी और कौन से कार्य वो नहीं करेगी। या ये समझ लीजिए कि किस कार्य को करने के लिए, किस तरह के कार्य को करने के लिए उस कंपनी को गठित किया गया है, बनाया गया है, वो आ जाता है कंपनी के उद्देश्य वाक्य में। इसमें ये चीज़ें ध्यान में रखने वाली हैं कि जो भी उद्देश्य हो वो अवैधानिक नहीं होना चाहिए, उसका उद्देश्य जो होता है वो वैधानिक होना चाहिए, अधिनियम के विपरीत ना हो, सामान्य कानून के विरुद्ध ना होना, जैसे कि लॉटरी चलाना है, विदेशी शर्तों के साथ व्यापार करना है, ये सब क्या होते हैं, सामान्य कानून के विरुद्ध माने जाते हैं। उद्देश्य स्पष्ट लिखे होने चाहिए, तो जो भी हमारा उद्देश्य है वो स्पष्ट रूप से लिखित हो, ना कि अस्पष्ट या फिर कोई भ्रम वाला हो, जिससे कि चीजें क्लियर ना हो कि कंपनी किस उद्देश्य के लिए गठित की गई थी। चुने हुए शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, मतलब कहने का यहाँ पर यह है कि स्पष्ट साफ शब्दों में लिखा हो, जिससे कि जो है किसी भी तरह के उसमें कोई भी ये चीज़ें ना हो कि उसमें कुछ भी घुमा फिरा करके आप बदल सकें। कोई सीमा जो है एक निर्धारित हो जाए कि ये कार्य आप कर रहे हैं, उसके इधर उधर कुछ भी नहीं। उसके बाद आ जाता है उद्देश्य वाक्य, दोहरे उद्देश्य को ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ पर ध्यान देने बात यह है कि यह कंपनी के सदस्यों को एक तो संरक्षण देता है, दूसरा क्या हो जाता है, इससे ये पता चलता है कि धन का प्रयोग किस दिशा में किया जा रहा है। तो जो भी उद्देश्य रखा जाएगा, उद्देश्य वाक्य रखा जाता है, तो उसमें ये चीज़ ध्यान देने वाली होती है कि उसके सदस्यों का संरक्षण हो, और साथ ही जो उसका जो भी धन है उसका इन्वेस्टमेंट कहाँ पर हो रहा है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो सके। उद्देश्य वाक्यों पर सदस्यों का जोखिम व बाहरी व्यक्तियों की सुरक्षा निर्भर करती है। उद्देश्य वाक्य में कठोरता या लचक का न होना, यहाँ पर कहने का मतलब यह एक सटीक शब्द होने चाहिए, ना कि उसमें किसी भी तरह की फ्लेक्सिबिलिटी या फिर लचक हो, जिसमें कि उसे तोड़ मरोड़ करके कंपनी अपना जो है फायदा निकाल सके या फ्रॉड कर सके। तो ये हो जाता है कंपनी का उद्देश्य वाक्य। नेक्स्ट आ जाता है सीमित दायित्व संबंधी वाक्य, लिमिटेड लायबिलिटी कॉज।
तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो कंपनी है असीमित दायित्व की सीमित दायित्व की होती हैं, आपको पता ही होगा। जो सीमित दायित्व वाली कंपनियाँ होती हैं वहाँ पर ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा हो जाता है ये वाला क्लॉज, जिसमें ये लिखा होता है कि जो कंपनी के सदस्य होते हैं उनका दायित्व किस सीमा तक सीमित है। तो यहाँ पर दो तरह के दायित्व हो जाते हैं, एक आपका जो अंशों द्वारा सीमित होती है और दूसरा गारंटी द्वारा सीमित कंपनियाँ होती हैं। तो अंशों द्वारा जो सीमित कंपनी होगी तो सपोज कर लिए जो कोई अंशधारी शेयर होल्डर है उसने 10 रुपये का अंश लिया है तो उसने 8 रुपये कंपनी को चुकता कर दिए, 8 रुपये पे कर दिए हैं। तो उसका जो दायित्व होता है वो कहाँ तक बचेगा, वो सिर्फ जो 2 रुपये उसके बचे हैं देने के लिए वहाँ तक उसका दायित्व सीमित हो जाता है। और जो गारंटी द्वारा सीमित कंपनी होती हैं उसमें जो भी आपस में अनुबंध होता है कि जो कंपनी का समापन होगा तो वहाँ पर जो धनराशि कितनी उनको देनी है तो वो वहाँ पर गारंटी द्वारा सीमित हो जाता है। तो जो सीमित दायित्व वाक्य होता है वहाँ पर ये दोनों ही चीज़ें क्लियरली दे रखी होती हैं। फिर आ जाता है पूंजी वाक्य। कैपिटल कॉस्ट जो पूंजी वाक्य होता है उसमें ये चीज़ दे रखी होती है कि जो एक कंपनी है वो कितनी राशि से ऑथोराइज्ड की गई है, खोली गई है, और साथ ही जो उसकी पूंजी है वो कितने रुपए वाले अंशों में विभाजित है। उसके बाद आ जाता है अभिधान या संयोजन एवं हस्ताक्षर वाक्य, एसोसिएशन एंड सब्सक्रिप्शन क्लॉज। तो इसमें क्या रहता है कि इस वाक्य में लिखा होता है जब कंपनी का पाशा सीमा नियम बन रहा होता है तो जो भी व्यक्ति इसमें घोषणा करते हैं, इस पर हस्ताक्षर कर रहे होते हैं, तो वो ये चीज़ कहते हैं कि वो कंपनी को बनाना चाहते हैं और साथ ही वो कुछ अंश कंपनी के लेने के लिए सहमत होते हैं। तो वो हो जाता है अभिधान या संयोजन एवं हस्ताक्षर वाक्य। तो ये वो सारे वाक्य हैं जो आपने पढ़े कि पाशा सीमा नियम के अंतर्गत होते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा जो पाशा सीमा नियम होता है वो किस लिए इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जो भी बेसिक सारी चीज़ें होती हैं कंपनी को बनाने से में वो सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, पाशा सीमा नियम के अंतर्गत आ जाती हैं। इसलिए इसे कंपनी का प्रवर्तनीय चार्टर भी कहा जाता है, फिर महत्वपूर्ण प्रलेख कहा जाता है। तो अब हमने समझ लिया कि पाशा सीमा नियम क्या है, उसकी विषय सामग्री क्या है, कौन कौन से कॉजेज उसमें आते हैं। अब हमें पढ़ना होगा कि जो पाशा सीमा नियम है उसमें परिवर्तन, क्योंकि हमने ये भी पढ़ा था कि कुछ दशाओं में परिवर्तन किया जा सकता है, कुछ उसके लिए कोई अलग से शर्तें दे रखी हैं, तो वो शर्तें क्या हैं, कैसे उसमें चेंजेस होंगे। तो पाशा सीमा नियम में परिवर्तन किस तरह से किया जाता है ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही फ्रेंड्स साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।